नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संगम में है और उनके साथ सीएम योगी भी है। और वहां पहुंच करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संगम में डुबकी लगाई। वो तस्वीरें आपको प्रयागराज महाकुंभ की दिखाते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम योगी के साथ वहां पहुंची थी। सीएम योगी ने उनकी अगवानी की और वहां पर पहुंच करके राष्ट्रपति ने आज संगम में डुबकी लगाई। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आपने देखी, वहां पर वो संगम में पहुंचकर डुबकी लगा रही हैं और लगातार वीवीआईपीओ का वहां पर आना जाना लगा हुआ है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है। लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिधर भी की नजर जाएगी उधर केवल और केवल आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। बस हो या फिर मेला का जो जो भी परिक्षेत्र हो, स्टेशन हो, लंबी कतारें, कई कई जगहों पे तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रेल जितनी भी गाड़ियां हैं वो कई घंटों के बाद वहां पर पहुंच पा रही है। बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगाने के लिए लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, कुछ ऐसी तस्वीरें अयोध्या से भी आ रही, जहां पर अयोध्या में भारी भीड़ देखने को मिली है। जो भी भक्तजन है वो अपने प्रभु आराध्य श्री राम का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या से, जहां पर जो लगातार जो है वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा। वो तस्वीरें देखिए अयोध्या से आप। ये भीड़ बता रही है कि अयोध्या में अपने प्रभु, अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोग किस तरीके से बेताब है। और यही कारण है कि लोग न सिर्फ संगम में नजर आ रहे हैं, बल्कि काशी हो या फिर अयोध्या, लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार वहां बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, आलम यह है कि कतारें जो है गाड़ियों की वो कई घंटों तक फंसी हुई नजर आ रही है। जिधर भी देखिए केवल और केवल श्रद्धालुओं की गाड़ियां नजर आ रही हैं। कोई भी हाईवे हो जो प्रयागराज की तरफ जा रहा है, उस पर एक लंबा तांता लगा हुआ है। NH-19 की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जो गाड़ियों की है बड़ी तादाद, लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। इसके चलते वहां पर एक जो टोल है उसको मुक्त कर दिया गया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों के लिए किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई। अब देख रहे हैं जिस तरीके से श्रद्धालु में खासा उत्साह है, जोश है और संगम में डुबकी लगाने का जो इनके अंदर जो
मन है, इसकी वजह से लगातार जो श्रद्धालु है वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से कई घंटों का जाम भी लग रहा है। बड़ी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इसको जाम खुलवाने के लिए, क्योंकि 12 तारीख को एक अमृत स्नान है और इस अमृत स्नान के लिए जो श्रद्धालु है वो लगातार प्रयागराज की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा से भी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सर, जो ये मुठभेड़ हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज दिनांक 9/2/2025 को थाना हरिपर्वत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कल 8/2/2025 को एक घटना कारित की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है। उसी क्रम में थाना हरिपर्वत पुलिस, सिटी सर्विलांस और एसओजी के द्वारा अभियुक्त को रोकने की कोशिश की गई। अभियुक्त ने पुलिस टीम पर हमला किया। जवाबी मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद हुए हैं। एक पर्स भी बरामद हुआ है, जिसमें से मृत व्यक्ति की 2 फोटो प्राप्त हुई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि यह घटना उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कारित की थी। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। इस घटना का खुलासा थाना हरिपर्वत पुलिस, सिटी सर्विलांस और एसओजी ने मात्र 24 घंटे में किया है। वे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन क्लीन चला रही है अपराधियों के खिलाफ जो यूपी पुलिस है, और लगातार आए दिन इस तरीके की खबरें आती हैं और जिस तरीके से वहां पर अपराधियों के हौसले को तोड़ने का काम करती है, और इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन क्लीन में अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब चलते अपने सहयोगी इंद्रवीर के पास, जो रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? एक तस्वीर है हमारे पास, उस तस्वीर को चाहेंगे आप भी देखें और आईबीसी के दर्शक भी देखें। उसके बाद मैं बता दूं जरा सा कि ये तस्वीर है क्या आकर। तो साहब आपके साथ बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये किसने कहा है? सर अब आप सर मैं कहाँ जाऊँ बताइए, मुझे रोना आ रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है, बताइए मैं क्या करूँ? बहुत परेशान है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरे पिता का विनती पैसे अखंड ये पूर्व वार्ड बॉय जो बुजुर्ग थे, ये पूर्व वार्ड बॉय लालचंद है, जो जिला अस्पताल रायबरेली में एडमिट थे और वो जॉब पे थे, और वो विगत कुछ महीनों से जो है जब रिटायर हुए तो सीएमएस प्रदीप अग्रवाल के चक्कर काट रहे, और इनकी जो है रिकॉर्डिंग भी, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो भी वायरल हुई थी अभी 2 दिन पहले। और सीएमएस प्रदीप अग्रवाल इसमें 1 पैसा मतलब 1% का घूस मांग रहे हैं कि इसमें कितना इनका जो है पीएफ है, जो इनका रिटायरमेंट फंड है, वो लगभग 40 से 45 लाख बताया जा रहा है। और उसमें जो सीएमएस प्रदीप अग्रवाल है वो उनकी मनमानी नजर, जिस तरीके से दबंगई करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये 1% मतलब 1% का कमीशन मांगा जा रहा है। अगर 40 लाख है तो आपका उसका जो भी बन रहा हो 1% उसका कमीशन मांग रहे हो। अगर नहीं दोगे तो कह रहे फाइल, फिर जब उनको लगा कि ये पर्टिकुलर ये अब रिकॉर्डेड, ये जो बात कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग हो सकती है कॉल, तो फिर वो नियमानुसार चला रहे। कई ऐसे मामले, ऑक्सीजन प्लांट पे बात करें, कई ऐसी जिला अस्पताल रायबरेली की जो धरोहर है उसको तार तार करते नजर आ रहे हैं सीएमएस प्रदीप अग्रवाल। बिकॉज आप इस तरीके खुले आम, आपका ऑडियो वायरल हो चुका है। और आज राकेश सचान जो प्रभारी मंत्री रायबरेली है उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, और वो 1 दिवसीय दौरे पे है, और डीएम हर्षिता माथुर और एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह रायबरेली ये पहुंचे, और इन्होंने औचक जो है निरीक्षण किया। जिला अस्पताल की कई शिकायतें रही, औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दरमियान ये परिवार अभी 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरने पे बैठा था, आमरण धरने पे। उनको कई बार समझाया गया, तब वो बेचारे रात में जाकर उठे हैं, और इनकी आवाज जिला प्रशासन रायबरेली नहीं सुन रहा। डीएम कलेक्ट्रेट का अभी जिस तरीके से पैर छूता नजर आया ये परिवार, राकेश सचान का पैर छूते नजर आया ये परिवार। क्या मैं ये बात करता हूं, क्या मंत्री आएंगे, क्या उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के, वो और वो उप मुख्यमंत्री भी है, क्या तभी सुनवाई होगी? अदरवाइज अब एक आम नागरिक की मतलब बिना घूस दिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। और राकेश सचान मेरे ठीक बगल, मैं इस समय एसपी ऑफिस में मौजूद हूं, मेरे ठीक बगल बचत भवन है, उन्होंने औचक निरीक्षण
किया जिला अस्पताल का। उसके बाद उन्होंने और एक दो विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अब वो बचत भवन में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मंत्री जो प्रभारी मंत्री होगा, क्या और जो अधिकारी है फिर उनके डीएम का रहने का कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे? फिर अगर आप यहाँ पे हैं और डीएम के संज्ञान में कई ऐसी बात। जी जी नहीं इंद्रवीर, सवाल ये है कि एक व्यक्ति इतने वर्षों तक नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद उस विभाग का जो भी उसको फंड मिलना होता है उसके लिए सीएमएस के आगे चक्कर काटना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है उसी विभाग में जिस विभाग में वो रहा है। कितनी संवेदना, कितनी असंवेदनशील ये व्यक्ति है, जिस व्यक्ति उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि जब नौकरी कर रहा होता है तो उसको कुछ ना कुछ आता है और जब रिटायर होता है तो उसके पास एक जमा पूंजी होती है। उस जमा पूंजी के सहारे वो आगे की अपनी भविष्य की निधि, बहुत सारे काम होते हैं, किसी को घर बनाना होता है, किसी को बच्चों की शादी करनी होती है, तमाम ऐसे काम है। अगर इस तरीके से जो सीएमएस है वहां के, अगर इतना असंवेदनशील रवैया व्यवहार दिखाएंगे, एक परिवार, एक पीड़ित परिवार जाके कैबिनेट मंत्री के पैर छू रहा है, डीएम के पैर छूने के प्रयास कर रहा है कि उसको न्याय की गुहार लगा रहा है, कारण क्या है? वो बच्चे की गुहार लगा रहा है। अगर आप इस तरीके से पूर्व जो आपका कर्मी है, सहकर्मी था आपका, उसके ही पैसे को आपको देने में दिक्कत हो रही है, वो आपके घर से पैसा मांग रहा है, वो आपसे पैसा मांग रहा है, क्या आप कमीशन किस बात का मांग रहे हो? क्या डीएम को इस बात के बारे में जब जानकारी हुई तो क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया सीएमएस के खिलाफ? क्या किया? कई ऐसी तस्वीरें और खबरें आती हैं। अगर कई बार कई मामलों में ऑक्सीजन प्लांट हो या कई ऐसी मामलों में इस सीएमएस प्रदीप अग्रवाल ने अपना जो है गुंडागर्दी एकदम से जारी रखा है। और अगर बात करें तो कई बार डीएम के संज्ञान में अर्पित उपाध्याय सीडीओ जो रायबरेली है, उनकी जानकारी में उन्होंने कुछ ऐसे मामले में बीच में एक जांच करवाई थी जिसमें ये दोषी पाए गए थे। उसमें 1 महीने का इनका वेतन भी रोका था सीडीओ ने। डीएम के निर्देशन अनुसार सीडीओ ने 1 महीने का वेतन भी रोका था। ये पावर था सीडीओ का, पावर ने 1 महीने का वेतन भी रोका। तो उसका कहना है कि मेरा वेतन, मेरा डेजिग्नेशन एसपी और डीएम के बराबर है, मेरा वेतन 2-2.5 लाख रुपए है। आप ये तो ये काहे का डीएम एसपी के बराबर वेतन है? मुझे लगता है कि क्या वेतन, और बार बार धमकी दिया करते हो कि मेरा वेतन है। तुम्हारा वेतन 2.5 लाख रुपए का, जो रिटायर हो गया जो कर्मचारी, उसको फंड देने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, 2.5 लाख के बाद तुम्हें कमीशन चाहिए, यही तुम्हारा वेतन है। अगर इस वेतन के बाद तुमको कमीशन अलग से चाहिए किसी का फंड रिलीज करने में, अगर इस तरीके का आरोप लगा रहा है तो क्या सोच करके लगा रहा है? जानबूझ के लगा रहा है वो। इसका कहना है अखंड कि ऐसे आप कहीं भी चले जाओ, जो 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 वो है वो उसके हिसाब से ही करूंगा और मैं किसी को उसमें करूंगा। एक तरीके से गुंडागर्दी और दबंगई करते नजर आए ऐसे सीएमएस के। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में किसी भी सीएमएस की सबसे पहले ऐसे सीएमएस अगर इस तरीके से अपना बर्ताव, अपने सहकर्मी, जो आपके यहाँ कर्मी काम करता है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण ये फंड है आपको पता है? बुढ़ापे का एक सहारा होता है, सरकार इसीलिए फंड देती है, क्यों इकट्ठा करती है? उसके उस फंड पर आप नजर बना बैठे हो कि कमीशन दोगे तभी काम चलेगा, ऊपर से ज्ञान दे रहे हो। ऐसे लोगों की तो इनकी खुद की सैलरी रोक देनी चाहिए, तब इनको पता चलता है कि इनके घर के बच्चे घूमते। तो डेफिनेटली अखंड इसमें डेफिनेटली आज प्रभारी मंत्री राकेश आचार्य जो है रायबरेली विजिट पे है और डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा रायबरेली प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से तस्वीर मीडिया में वायरल हो रही है और ये सोशल मीडिया में जिस तरीके से तेजी से वायरल हो रही है, आप देखेंगे तो अभी जिस आधे घंटे के अंदर ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी तस्वीर, और इसको देखते हुए जिस तरीके से हड़कंप मचा है, डेफिनेटली इसमें एक्शन जरूर दिखेगा अखंड। और वापस से हम मिलेंगे इस वापस से खबर पे कि इसमें क्या एक्शन है और ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निलंबित करना चाहिए। जी अखंड, बिल्कुल निलंबित करना चाहिए और इनका फंड जिस तरीके से अपने सहकर्मी का फंड रोक रहे हैं, इनकी भी सैलरी रोक देनी चाहिए, तब इन्हें एहसास होगा कि आखिरकार क्या दर्द होता है। अरे कई लोगों को जिम्मेदारी, कई लोग इसके ऊपर उनका आपके पास हो सकता है कहीं इधर उधर से आ रहा होगा, क्योंकि आप तो कमीशन मांग रहे हो, ऐसी बातें आ रही हैं, वो आरोप लगा रहा है, उसके पास कहां से कमीशन आएगा? जो फंड सरकार उसको देती है, उस फंड को देने का, रिलीज करने का काम करें आप। अन्यथा इंद्रवीर एक बार जरूर अधिकारी से बात करिए कि आखिरकार ऐसे अधिकारी क्यों सरकार के जो साख पे जो डब्बा लगाते हैं, बाट लगाते हैं, ये सब ऐसे अधिकारी किस तरीके के अधिकारियों से काम चलाएंगे? आईबीसी अभी पीड़ित के पास भी जाएगा और मुलाकात भी करेगा। मुलाकात करने के बाद उससे पूछेगा भी कि क्या आश्वासन मिला, और उतने जितने टाइम का आश्वासन मिला उसके बाद आईबीसी उस परिवार के साथ कंटिन्यू बना रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक उनकी लड़ाई में आईबीसी साथ भी रहेगा। जी बिल्कुल इंद्रवीर, जरूर अधिकारी से बात कीजिएगा और ऐसे सीएमएस के खिलाफ और ऐसे सीएमएस के बारे में जो भी जरूरी कार्रवाई हो, जरूर कहीं ना कहीं जो अधिकारी, बड़े अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को न्याय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे फंड रोक करके कमीशन की अगर डिमांड की जाती है तो कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक पैर छू रहा है, मंत्री का दर्द समझा जा सकता है। इंद्रवीर, जरूर अधिकारी से बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, प्रयागराज में लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है कि जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसी भी बात कही जा रही है कि मौनी अमावस्या में जितनी भीड़ थी, करीब करीब उतनी ही भीड़ 12 तारीख को जो अमृत स्नान है
उसको देखते हुए वहां पर पहुंच रही है। क्या अपडेट है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ज्ञानेंद्र, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बताइए। बिल्कुल अखंड, देखिए जिस तरीके से मौनी अमावस्या में भीड़ थी और उसके बाद अब दोबारा उससे भी ज्यादा भीड़ हो जाना, एक तरीके से प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। और लगातार मैं 7 तारीख से बात करूंगा, 7 तारीख से लगातार भीड़ों का तांता अब प्रयागराज की ओर आ रहा है। और खासतौर पे जी मौनी अमावस्या के समय जो वापसी हो गए थे, अब वो आना शुरू कर दिए हैं। ये स्थितियां बन गई हैं। देखिए, मैं बेसिकली प्रतापगढ़ से हूँ, लेकिन प्रतापगढ़ में भी गाड़ियां रोकी जा रही हैं। जौनपुर, भदोही, कौशाम्बी समेत चित्रकूट और एमपी और जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील किए जा चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जा रहा है। रात तकरीबन 1 बजे से 4 बजे तक जो ये टेकिंग टाइम होते हैं, इसमें गाड़ियों को रिलीफ दिया जा रहा है। वो गाड़ियां अंदर आ जा रही, क्योंकि उस समय पार्किंग खाली हो रही है। क्योंकि जो स्नान कर ले रहे हैं, जो पार्किंग खाली हो रही हैं, उनको अंदर आने की अनुमति है, लेकिन वो पार्किंग में ही गाड़ी लगाएंगे, उनको और कहीं जाने। भीड़ इस समय तांता टूट नहीं रहा। 7 तारीख शाम से ये तांता लगा है और अभी तक ये हम ये कह सकते हैं कि रोड खाली नहीं हुआ। तिल रखने की जगह नहीं। संगम नोद हर एक घाट फुल है। दारागंज से बात करें, झूसी से बात करें, अरेल हो या चाहे जहाँ हो, हर एक घाट फुल है। यहाँ तक कि वीवीआईपी घाट पे भी लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। सोचिए किस तरीके से अंदाजा लगाया गया था कि मौनी अमावस्या के दिन केवल 12 करोड़ होंगे, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, प्रशासन के हाथ पांव लगातार फूले हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे डायवर्जन कर दिए। और मैं प्रतापगढ़ से खुद बाइक से आया हूँ यहाँ पे। कार को ले आना बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि आप कार, अगर कार से आ रहे हैं, कार से खासतौर पे ट्रेन से आ रहे हैं, तो ये ट्रेन जंक्शन को बंद कर दिया गया है। ये स्थिति आ गई है। जंक्शन को बंद कर दिया गया है। हर एक रूट्स को बंद किया जा रहा है। जो संगम की ओर रोड आ रहे हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनको झूसी और नैनी की ओर घुमा दिया गया है अखंड। और आज खास तौर पे वीवीआईपी मूवमेंट्स भी काफी हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड के शिविर में रुके हुए हैं। और ऐसे कई केंद्रीय लगातार ज्ञानेंद्र, वहां पर श्रद्धालुओं के साथ साथ वीवीआईपी जो भी लोग हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या के बाद भी भीड़ पहुंचेगी, और शायद यही कारण है कि लगातार वहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। ज्ञानेंद्र, एक सवाल भी है, लगातार अगर कुछ ग्रुप में ऐसी खबरें चल रही है कि जो वहां पर जो लोग भी हैं अब लूट में चीजें तब्दील हो चुकी है। वोट वाले हैं वो पैसा अधिक डिमांड कर रहे हैं लोगों से। अगर फ्लाइट के टिकट की बात की जाए तो वो भी आसमान छू रहे, जबकि सरकार ने कह रखा है कि फ्लाइट के टिकट को कंट्रोल किया जाए। लगातार इस तरीके से क्या जो वहां पर लोगों के मन की संवेदना मर चुकी है, कितनी बड़ी तादाद में जब लोग पहुंच रहे हैं तो क्या उनसे क्या एक वसूली करने का काम किया जा रहा है? प्रशासन भी उनसे अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या सच्चाई है, जरा बताइएगा। बिल्कुल सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, बोट्स के रेट्स निर्धारित रखे गए हैं 50 रुपए से लेकर के तकरीबन और भी हाई पे गए हैं। लेकिन बोट्स वाले अपने, ये सच्चाई है कि बोट्स वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और बेतहासा उनका ओपन रेट जो होता है 1000 के आसपास से है। सोचिए 1000 के आसपास से मिडिल क्लास या लोअर क्लास का व्यक्ति अगर वो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि एक बच्चा है वो नहीं समझता है, लेकिन वो कहेगा कि पापा मुझे बोट्स पे जो है घूमना है, और वो बोट्स क्लब से चलती है। जो नैनी पुल, नया पुल है, पुराना पुल, उसके बीच से चलती है और पूरा संगम नोज तक लेके जाते हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर का क्षेत्र है और मनमाना रेट वो ले रहे हैं।
ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं भी गया था वोट तो क्लब आखिरकार और ज्ञानेंद्र, क्या प्रशासन की बात भी ये जो वोट वाले हैं ये नहीं मान रहे हैं? क्योंकि फ्लाइट वालों का भी किराया दिखाया जा रहा है बहुत अच्छा खासा बढ़ा दिया, जबकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने मैं जिस प्रकार था कि मैं कंट्रोल मैं किया जाए। बिल्कुल अखंड, मैं एक ही चीज पे मैं रिपीट करते रहूं। प्रशासनिक अमला जब वीवीआईपी मूवमेंट से खाली होगा, उनके जो वीवीआईपी आ रहे हैं उनसे खाली हो, और जो उनके वीवीआईपी आ रहे हैं वोट्स क्लब में बैठना चाह रहे हैं उनसे खाली हो, तो जब वो आते हैं वोट्स क्लब में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घुमाया जाता है। सीधी सी बात है। तो वोट वाले अपना जो वोटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली लूट लूट मचाई करेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट इनका बंद नहीं हो रहा। सरकारी गाड़ियों में इनके परिवार वाले स्नान करने जा रहे हैं, श्रद्धालु 15-20 किलोमीटर से पैदल चले आ रहे हैं, इनको वो फर्क नहीं पड़ता। इनका वीवीआईपी मूवमेंट्स चलना चाहिए, इनको पत्रकारों के साथ अवज्ञा करनी है। आपने भी देखा होगा कि एक बड़े टीवी चैनल के रिपोर्टर के साथ किस तरीके से अवज्ञा की गई है, आपको भी पता है। और उसके बाद कल देर शाम उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मैं खुद जाता हूँ, मुझे कोई सामान लेना फिलहाल बहुत दूर नहीं है, यहाँ से आलोकिन मंदिर कहा जाता है, मीडिया सेंटर से बहुत दूर नहीं। अगर मुझे शहर की ओर जाना है, सिटी सिविल लाइन की ओर जाना है, वापस आने लगता हूँ तो मेरे साथ भी अवज्ञा की जाती है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको उधर से जाना है। और जबकि मुझे पता है कि मेरा यहाँ से 200 मीटर से कैंप है, मुझे कैंप में जाना है। मात्र मैं बताता हूँ कि मैं मीडिया से हूँ, मैं पासेस लटकाया रहता हूँ, तब भी साफ तौर पे मना कर दिया जाता है। अखंड ये मनमानी चल रही, इसको अफसरशाही कह सकते हैं। फिलहाल ये अगर एक तरीके से अगर बात करें कि अब जो श्रद्धालु फाफा मऊ जैसे लखनऊ, जौनपुर, बनारस से बाइकर्स की इस समय मची हुई है। बाइकर्स इतने हो गए हैं क्योंकि बाइक्स अंदर अलाउड है और यूपी 70 की गाड़ियां अलाउड है, तो बाइकर्स अपने मनमानी चाहे रेट ले रहे हैं, और वो भी श्रद्धालु को भी परेशान एक तरीके से कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला उनसे कुछ नहीं बोल रहा। अगर उनको जाना है आलोपिन बाग या अरैल घाट, तो वो पहले नैनी पुल पे ही उतार देंगे, फिर वहां से वो दूसरी राइड ले लेते हैं। सोचिए, ज्ञानेंद्र, 500 यही हजार ये रुपए एक का। बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। और अगर देखिए अफसरशाही की भेंट अगर प्रशासन ये पूरा पूरा महाकुंभ में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। तमाम ऐसी खबरें लगातार ग्रुप पे आ रही है कि जो अफसर हैं वो मनमानी तरीका अपनाए हुए हैं, और यही कारण है कि लंबी कतारें, लंबे लंबे कई कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। क्या इनके पास कोई रोड मैप नहीं था? लगातार सीएम योगी नजर बनाए हुए थे, लेकिन इनके पास इस तरीके से इसको मैनेज करने की कोई, ना तो इनके पास कोई व्यवस्था दिख रही है। 15 घंटे तक, 14 घंटे तक लोग गाड़ी में अरेस्ट है, वर्ड बोला गया है गाड़ियों में अरेस्ट है, ना उनके पास कोई व्यवस्था पहुंच पा रही है। तो आखिरकार वजह क्या है? ये प्रशासन अमला जो भी है, इनको क्या जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे? क्या नहीं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो सबसे मेन रूट है बाबा विश्वनाथ का, बाबा विश्वनाथ मंदिर भी प्रयागराज से बहुत दूर नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 18 किलोमीटर का जाम है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। और एक हमारे काफी क्लोज एआरटीओ है, मैं उनका डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा, वो बहुत दूर से आए थे, यूपी में ही तैनात हैं, और वो आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई कल देर रात तकरीबन 2 बजे। सोचिए, मैं गया था उनको, वो अपनी गाड़ी से ही थे, वो रिसीव करने उनको गया। आप, वो बता रहे थे कि मैंने पूरे एरिया में, मैं प्रतापगढ़, वो प्रतापगढ़ के रहने वाले, सोचिए वो बताने लगे कि पहले देलूपुर में जाम था, देलूपुर से ही बंद कर दिया गया था, बॉर्डर सील कर दिया गया था प्रतापगढ़ का, ये स्थिति है। कोहराउन जो कि सुल्तानपुर बॉर्डर पर था वो सील कर दिया गया। बनारस, वो बनारस गए थे, बनारस से ज्ञानेंद्र, काम बिल्कुल करके अपना लगातार, क्योंकि लौट रहे देखिए थे, इस तरीके से जाते लगातार जो वक्त श्रद्धालु हैं वो मान भी नहीं रहे, और श्रद्धालु भी चाहते हैं क्योंकि संगम में जाके डुबकी लगाएं। क्योंकि अब समय भी बहुत कम बचा है, तो लोगों को लग रहा है कि अब हम जाएं और हम भी जा करके इस महाकुंभ का जो है कहीं ना कहीं हम भी पुण्य कमाएं, और इसीलिए बिल्कुल लगातार बिल्कुल श्रद्धालुओं का तांता बढ़ रहा है। और जो बिल्कुल भी श्रद्धालु है वो चाहता है कि हम प्रयागराज अखंड, महाकुंभ पहुंचे। ज्ञानेंद्र, आप देखिए अपडेट आपसे अखंड, लेते रहेंगे और बताइएगा। आप बताइए, कुछ ज्ञानेंद्र कह रहे बताइए। अखंड, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने जो व्हीकल से आ रहे हैं, उन व्हीकल्स को प्रशासन जहाँ खड़ा करवा रहा है, और उन व्हीकल्स को वहीं पे खड़े करके वो आगे, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इलेक्ट्रिक बसेस की व्यवस्था की गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आज की डेट में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है।
आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिक बस को जो है वो कर सकते हैं। किसी भी ऐसे बाइकर्स या टेम्पो या ई रिक्शा पकड़ने का प्रयास करते हैं जो आपको लूटने का प्रयास करते हैं, जो आपने बजट बनाया है उस बजट से ऊपर न जाए। आप सरकार ने आपको इलेक्ट्रिक बसेस, और एक चीज है, अगर प्रयागराज के बॉर्डर्स पे रोका जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनको रोक दिया गया है। सीधी सी बात है कि एक रोडवेज बस भी जो अंदर अंदर से ही चलेगी, एक एक स्टैंड बना हुआ है अंदर, वहां उनको उतारेगी। तो अखंड देखिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बस ये है बिल्कुल कि ज्ञानेंद्र, व्यवस्थाएं की लोगों गई है। को समझने, एक्चुअली क्योंकि दिक्कत क्या है रेल कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, इतनी बड़ी क्योंकि तादाद में जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे तो उसको मैनेज करना भी आसान नहीं रह जाता, और शायद यही कारण है कि प्रशासनिक अमला समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जैसे जैसे जब शाही स्नान खत्म होंगे तो तादाद कम होगी, लेकिन उल्टा हुआ इसके कि लोग और भी बड़ी तादाद में वहां पर महाकुंभ पहुंच रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट देते रहिएगा, और वहां पर जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमलों के लिए भी काफी दिक्कत का सामना करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड बात की जाए तो बस्ती की बड़ी खबर की बात करें, लगातार डीएम के आदेश के बाद दो बॉडियां जो है वो कब्र से निकाली गई, लेकिन अगर मैं दूसरी बॉडी की जो बात करूँ अखंड, तो वो बॉडी कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो बॉडी है वो एक महिला की बॉडी है, और वो एक जो इस्लाम नाम का एक व्यक्ति था जो है तो उसके साथ रहते। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। जो महिला जो लड़की थी 25 वर्षीय थी, लक्ष्मी देवी, वो लक्ष्मी देवी कहीं ना कहीं जो है उनके साथ वो रह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ये जो है उसको आनंद कानून में दफना दिया जाता है। तो दफनाने के बाद जिस तरीके से जो है फिर पुलिस जो है उसमें एक्शन में आती है, कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिली कि जो लड़की है उसको बेच में वो कहीं ना कहीं गर्भवती थी, लेकिन बॉडी अब जो है कब्र से निकाली गई है। उसका जो है क्लियर होगा, क्लियर होने के बाद ये खुलासा होगा कि वाकई में इस लड़की को जो है लक्ष्मी देवी जो लड़की है उसको जो है क्या वाकई में उसको मारा गया है या उसकी कोई मृत्यु हो गई है, ये संस्था का विषय बना हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है खुद उस बॉडी को डीएम से जो है आग्रह करके बॉडी को कब्र से निकालती है। अखंड कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, हो सकता हो कि शायद इसमें पोस्टमार्टम के बाद में कुछ बड़ा खुलासा भी हो सकता है। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से इस पुलिस कार्रवाई की जा रही है, क्या कोई अभी तक कोई अपडेट आया इस पर कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर पुलिस को कोई क्लू मिला हुआ है जिसके लिए सीधे तौर पर किसी आरोपी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि जो लड़की है वो कहीं ना कहीं जो इस्लाम जो लड़का है उस लड़के के साथ ही वो रहती थी। लेकिन ये परिजनों ने आरोप ये बिल्कुल लगाया हुआ है कि आखिर में जो है ऐसा क्या हुआ कि जो 21 जनवरी को लड़की की मृत्यु हो जाती है, आनंद फानंद में उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। ये सवाल तो खड़ा हुआ है। फिलहाल परिजनों ने इस बारे में जो है एक एप्लीकेशन भी दिया है कि जिन लोग जिसके द्वारा ये घटना घटी है, पीएम आने के बाद में जो भी उचित कार्रवाई होती है वो की जाएगी। फिलहाल इस बारे में जो सर्किल के जो क्षेत्राधिकारी है, मेरे उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी ये बताया कि जब पीएम रिपोर्ट हमारे सामने आएगी उसके तथ्य के आधार पर जो विधिक कार्रवाई है, जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी ये भी चीज सबसे बड़ी बात है, सवाल ये भी अच्छा हुआ है कि आखिर में पुलिस को पैरवी करके डीएम से आग्रह करके बॉडी को निकाल लेना, और ये भी जहाँ तक माना जा रहा है कि वो लड़की गर्भवती थी। सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं, बाकी जांच का विषय है। बिल्कुल जितेंद्र, जांच का विषय है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार उस युवती की हत्या की गई है, या फिर इस पूरे मामले में कोई ना कोई आरोपी अगर निकल करके आता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धर्म की बात आ रही है, दो अलग अलग धर्मों की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल भी हो सकता है। इसको लेकर के पुलिस को बड़ी संजीदगी से इस पूरे मामले का खुलासा करना चाहिए, और जो भी आरोपी है उसको सलाखों के पीछे जरूर भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ भदोही से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, NH-19 पर लगातार जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, आपने वो तस्वीरें भेजी हैं, हालात अभी के क्या हैं? जी अखंड, अगर बात करें महाकुंभ को लेकर के, भदोही भी सजग है। भदोही के जो भी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे लगातार यह गाड़ियों का तांता देखने को मिल रहा है। कल देर शाम से अगर देखा जाए तो गाड़ियों का जो तांता बड़ी भारी संख्या में देखने को मिली। इससे कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि महाकुंभ में आज भी दर्शनार्थी पीछे नहीं हट रहे स्नान करने से। और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के ऊपर भी एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। जिस तरीके से जितने भी भदोही से जो है कि रूटें जाती हैं इलाहाबाद के लिए, उन सभी रूटों पर अगर देखा जाए तो गाड़ियों का ही तांता जो है कि सामने आ रहा है। जी अखंड, अभी भी फिलहाल जो स्थिति है वो अभी सामान्य नहीं दिख रही। अभी भी गाड़ियों का तांता लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरफ से तो अभिषेक भदोही से अभिषेक
अधिकारी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इतनी बड़ी तादाद में जब शाही स्नान हो जाएगा उसके बाद भी लोग वहां पहुंचेंगे। और शायद यही कारण है कि इस वक्त चारों तरफ जिधर भी देखिए जो भी नेशनल हाईवेज है वहां पर लंबी लंबी कतारें, जो प्रयागराज जाने के लिए वहां लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही है। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। क्या अधिकारी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए क्या कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक बार फिर से प्रयागराज महाकुंभ की ओर प्रस्थान कर सकते हैं या कूच कर सकते हैं? जी बिल्कुल अखंड, आप एक तरीके से सही भी कह रहे हैं। जिस तरीके से अंदाज लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि अब संख्या में कहीं न कहीं गिरावट आएगी। प्रशासन भी एक तरीके से मौन हो गई थी। वो यही समझ रही थी कि अब कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं वो कहीं न कहीं अब जो है कि संगम में डुबकी धीरे-धीरे लगाएँगे। लेकिन अचानक यह जो है जानकारी लोगों तक मिली कि अब भीड़ की संख्या कम हो गई है संगम में। तो कहीं न कहीं एक साथ लोगों को यह पता चल, तो एक साथ लोग जो है कि कुंभ में डुबकी लगाने के लिए निकले, जिससे कि कहीं न कहीं अब जितने भी प्रयागराज जनपद से सटे हुए इलाके हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आपके भदोही की बात की जाए, मिर्जापुर की बात की जाए, जौनपुर की बात की जाए, प्रतापगढ़ की बात की जाए, तो ऐसे जनपदों में लगातार जो यातायात के प्रबंध जिला स्तरीय में किए जाते रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं अब ये खामियाजा देखने को मिल रहा है। जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से निर्देशित किया गया था सभी जिलाधिकारियों को, सभी जो यातायात के अधिकारी हैं उनको, कहीं न कहीं अब जो सुगबुगाहट थी इनको जानकारी देने की, अब वो जानकारी लेकर के कहीं न कहीं अब बैठ गए थे, शांत बैठ गए थे। उसी का खामियाजा है कि जिस तरीके का यातायात में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि लगातार जो जो भी श्रद्धालु हैं वो लगातार जाना चाह रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि मौनी अमावस्या से ज्यादा भीड़ करीब करीब वहां पर या आसपास की ही भीड़ वहां पर प्रयागराज में इस वक्त नजर आ रही है। और प्रयागराज वासियों के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना उनको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग भी घरों में कैद हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सैलाब है श्रद्धालुओं का वो वहां पर उमड़ पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए जानकारी बताइए और देना चाहूंगा। बताइए। भदोही की एक बड़ी खबर है, जहां रोजगार के लिए युवा साथी हमेशा इंतजार करते हैं कि रोजगार मेले का आयोजन सरकार करे। तो इसी कड़ी में आज भदोही में एक रोजगार मेले का भी आयोजन रखा गया है। मैं आज रोजगार जहां मेला संचालित हो रहा है, मैं वहीं पर मौके पे मौजूद हूँ। यहाँ लगभग 100 से 150 संख्या में यहाँ जो है कि रोजगार मेले का लाभ उठाने के लिए बच्चे आए हैं और रोजगार लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, कई जो है कि प्रदेश की कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर रोजगार हो, हर बच्चे जो है कि कहीं ना कहीं अपनी हुनर दिखा पाए, तो यह कहीं ना कहीं सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं रोजगार को लेकर के यहाँ तक दिख रही है भदोही में खास तौर से। बिल्कुल अभिषेक, बहुत अच्छी पहल है और अब रोजगार को लेकर के कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए और रोजगार के लिए जितने भी ज्यादा संसाधन और अगर लोग उसके लिए एक्टिव हो, क्योंकि अगर रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को भी जरूर मिलेगा। ये जो रोजगार मेले का आयोजन रखा गया है खंड जी, मैं बताना चाहूँ, ये राम नरेश सिंह महिला महाविद्यालय के प्रांगण में रखा गया है। यह विद्यालय वाराणसी के अंतिम छोर पर पड़ता है। यहाँ के ज्यादातर बच्चे जो है कि नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। जहाँ तक हमेशा खबरें बनती हैं कि बेरोजगारी के हालात है, बेरोजगारी के हालात में सरकार क्या कर रही है, तो यह जो पहल सरकार ने की, ऐसे जगह का चयन किया, यह काबिले तारीफ है सर अखंड जी। बिल्कुल अभिषेक, इस तरीके की पहल जरूर सरकार को करनी चाहिए। रोजगार मेले का आयोजन अगर समय समय पर होता रहेगा तो जितने भी बेरोजगार युवक हैं वो इस मेले में प्रतिभाग लेकर के रोजगार के अवसर तलाशेंगे और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल को जरूर बदल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, वैसे तो कानपुर की कई सारी खबरें हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जो जनहित की खबरें हैं, जो जनता के हितों के लिए हैं, वो ज्यादातर खबरें हम दिखाने का, बताने का प्रयास करें। तो उसी में एक खबर ये है कि जो कानपुर नगर निगम है वो लगभग 22 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हुई थी लगभग 1 साल से, अब उसने निर्णय लिया है कि वो जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाएगा। लगभग 3 लाख लोग हैं उनको इस योजनाओं से फायदा मिलने वाला है। जितने भी मलिन बस्तियां हैं वहां पर उनको फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी, क्योंकि कानपुर में जगह जगह पर इस समय सड़क की खुदाई का कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे जो राहत भी मिलेगी। जो खरंजे हैं, जो नालियां हैं जो नहीं बन पाई हैं, बहुत ऐसी मलिन बस्तियां जहाँ पर इस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं, जो नाली भर जाती है, या आपको बता दें कि सड़कें खराब हैं, लोग उसमें गिर के चोटिल हो जाते हैं। तो इन तरीकों की जो समस्याएं हैं उनसे कहीं ना कहीं नगर निगम अब लोगों को निजात दिलाने वाला है। अखंड बिल्कुल अमनीश, लगातार जो इस तरीके के प्रयास से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस तरीके के प्रयास से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अमनीश, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से
पूरे प्रयागराज की तरफ जितने भी हाईवेज हैं उस पर एक लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और जहां भी तस्वीरें आ रही हैं उसमें लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अवनीश, कानपुर के हालात क्या है? जो कानपुर से जो प्रयागराज के लिए जो रास्ता जाता है वहां की स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए अखंड, मैं कल की अगर बात करूँ तो कल देर रात हमारे कुछ मित्रगण भी वहाँ पर प्रयागराज के लिए गए थे और उनको महाराजपुर या के पास से ही वापस आना पड़ा। तो कहीं न कहीं जो स्थिति है बहुत ही भयावह कहा जा सकता है कि सड़कों पर जो है जाम की स्थिति इस तरीके से है कि एकदम से जितनी उम्मीद प्रशासन ने नहीं की थी उससे ज़्यादा ऐसे समय पर लोग एकदम से अचानक निकल पड़े प्रयागराज जाने के लिए, जहाँ पर क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा था, जो मुझे अंदाज़ा है, जो हर आदमी ये सोच रहा था कि जब थोड़ा-सा भीड़ कम होगी तब हम जाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वो कल का दिन ऐसा रहा जिस दिन लोग सभी ऐसे कुछ लोग वहां पर पहुंच गए जिनको लगा कि आज भीड़ नहीं होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो यातायात है वो बाधित रहा और लगभग ये समझ लीजिए कि कई किलोमीटर लंबा जाम, कई किलोमीटर की दूरी तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे लोगों को जो जा रहे थे मन बना करके कि हम प्रयागराज जाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानपुर कानपुर से जा रहे थे, उनको भी वापस आना पड़ा। तो जो दूर से लोग आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वापस भी चले गए हैं और इस समय की जो स्थिति है थोड़ा सा सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने योग्य नहीं है अखंड। बिल्कुल अवनीश, ये वीकेंड था और वीकेंड में जितने भी लोग हैं जो दिल्ली से हैं, आसपास के सटे हुए इलाकों से, लोग प्रयागराज महाकुंभ में जाकर के आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से एक सैलाब सड़कों पर देखने को मिला है उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों की हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है कि इतनी बड़ी भीड़ में कैसे वो प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के करीब करीब भीड़ बताई जा रही है कि प्रयागराज में इस वक्त है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस प्रशासन जिम्मेदारी के साथ इस भीड़ को, इस जाम से निजात दिलाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उसके लिए पूरी कमर कसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर की एक खबर यह है कि अचानक जो है भीड़ इतना चारों तरफ से, आपका अयोध्या मार्ग हो, बनारस मार्ग हो या आपका लखनऊ मार्ग हो, चारों तरफ से शासन को मंशा नहीं थी कि इतनी भीड़ जो है रोड पे होगी और अचानक जन सैलाब जो है प्रयागराज संगम के लिए जाएगा। ट्रेन भी सुल्तानपुर से जो गुजर रही है वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटा में पहुंचा, जगह जगह रोक करके वो पहुंचाई जा रही हैं। कल ईश्वर की कृपा से हमारा भी दर्शन वहां हुआ। लोगों से पूछने से ये जानकारी हुई कि एक तो सेकंड सैटरडे पड़ गया था और दूसरा संडे भी पड़ गया था, दो छुट्टी हो गई। सरकारी जितने भी कर्मचारी थे वो सोचे कि मौका अच्छा है और शाही स्नान भी खत्म होने वाला है 12 तारीख को। इसी बीच में हम लोग स्नान करने, अधिकतर सरकारी कर्मचारी उसमें थे, कई IAS PCS जो दूर दूर के थे या सचिव वगैरह थे, जो सांसद थे, मंत्री थे, काफी जन सैलाब जो है वहां पे देखने को मिला और कई जगह बैरिकेडिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। पुलिस फोर्स और जितने भी फोर्सेस लगाए गए थे, उनकी कड़ी निगरानी में दर्शन और स्नान हो रहे थे। यहाँ तक का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और वासुकीनाथ का मंदिर सबको बंद कर दिया गया था भीड़ को देखते हुए। बिल्कुल एसपी ज्यादातर सिंह, जो है लगातार सैलाब तो उमड़ ही रहा है और लोगों की इच्छा है कि हम भी महाकुंभ में जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि अब जो महाकुंभ है उसकी अंत तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि जो ये अमृत स्नान है, क्योंकि 3 शाही स्नान के बाद ये अमृत स्नान आया है 12 तारीख को, और ऐसे में लगातार वहां पे भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आस्था का महाकुंभ है और इस आस्था के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना सभी चाहते हैं। इस प्रदेश के ही लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस महाकुंभ में, इस आस्था के महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह, क्योंकि लगातार देखिए जितनी भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चाहते हैं कि हम भी जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं और अब इस महाकुंभ का हम भी भागी बने। और जितनी भी तरफ जिधर भी आप नजरें आप उठा करके देखेंगे तो आपको केवल और केवल वहां पे जो नजर आएंगे तो केवल और केवल श्रद्धालु ही नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी संवेदना जो दिखानी चाहिए थी श्रद्धालुओं के प्रति, वो इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि श्रद्धालुओं को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भले उनके ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए है और उनको गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार सैलाब उमड़ता जा रहा है महाकुंभ में और अपने आखिरी पड़ाव पर है महाकुंभ। ऐसे में हर श्रद्धालु या हर प्रदेशवासी या देश का हर वासी जो इस महाकुंभ का अपने प्रतिभागी बनना चाहता है वो यहाँ पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेताब है और आतुर है। अब हमारे साथ अपूर्व जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अपूर्व, आवाज आ रही है आपको?
अपूर्व से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। अपूर्व लग रहा नेटवर्क में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे, बल्कि अयोध्या में भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो अपने भगवान आराध्य श्री राम, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आतुर है। और एक बड़ी कतारें और एक बड़ी जनसंख्या बस जन समूह अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार इस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो अपने आराध्य के दर्शन के लिए प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। और यही कारण भी है कि जो आज की डेट में कोई भी जो तीर्थ स्थल है वहां पर जो तादाद है वो बेहद अधिक हो चुकी है और एक बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।